गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम कंप्लीट करेंगे प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हम दो चीज़ें हमारी बची हुई थी सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक था हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड सेकंड हमारा था एरर्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, या फिर एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन। तो वो चीज़ आज हम कवर करेंगे, डिटेल में जानेंगे अपने इस क्लास के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। कैसे हम प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कर सकते हैं। द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी फॉलोड बाय द फार्मासिस्ट वाइल हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं एक फार्मासिस्ट को कि कैसे वो प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंड करेंगे और डिस्पेंस करेंगे, इसके बीच में कैसे वो हैंडल करेंगे उस प्रिस्क्रिप्शन को। ओके, और जिसको भी प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आप लोग पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन और पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कवर किया है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा प्रोसीजर रिसीविंग, सेकंड है रीडिंग एंड चेकिंग, थर्ड है कलेक्टिंग वेइंग द मटेरियल्स एंड फोर्थ कंपाउंडिंग पैकेजिंग एंड लेबलिंग। फर्स्ट क्या है रिसीविंग। द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट। जो भी प्रिस्क्रिप्शन है हमारा वो फिजिशियन से कौन रिसीव करेगा? फार्मासिस्ट द्वारा रिसीव किया जाएगा, ठीक है। वाइल रिसीविंग अ फार्मासिस्ट shouldn't change his facial expression because it gives an impression to the patient that he is surprised or confused after seeing the prescription। क्या होता है जब कोई भी पेशेंट जाते हैं फिजिशियन को दिखाने और जब उन्हें प्रिस्क्रिप्शन मिलता है तो वो जाकर के सबसे पहले जो भी मेडिकेशंस लिखी हुई हैं वो जाकर के मेडिकल स्टोर में वो किसी फार्मासिस्ट को वो प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो ये एक फार्मासिस्ट की क्या जिम्मेदारी है कि जब पेशेंट उनको हाथ में प्रिस्क्रिप्शन दे दे उस टाइम पे उन्हें अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस चीज़ में या प्रॉपर ड्रग का नेम, क्योंकि जो फिजिशियन है डॉक्टर की हैंड राइटिंग होती है थोड़ी सी ऐसी होती है कि कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, ठीक है। तो उस दौरान हमें अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करना है। एक फार्मासिस्ट को अपने फेशियल के एक्सप्रेशन में कोई चेंजमेंट नहीं लाना है। इससे क्या होगा कि जो भी पेशेंट है उसको ये लगेगा कि शायद ऐसा इंप्रेशन देने से पेशेंट को ये लगेगा कि शायद ये प्रिस्क्रिप्शन देख के सरप्राइज्ड और कंफ्यूज्ड हैं, कहीं ये कोई गलत दवा ना दे दे, ठीक है। तो इसलिए हमें उस टाइम पे ये ध्यान देना है कि जो फार्मासिस्ट हैं उनको अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करना है प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करते टाइम। ओके, तो ये फर्स्ट हमारा है रिसीविंग। सेकंड है रीडिंग एंड चेकिंग। जब प्रिस्क्रिप्शन मिले तो ये फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फार्मासिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन को जो भी पेपर फॉर्मेट में लिखा है, रिटन फॉर्म में लिखा है, उसको चेक करे कि कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं। कभी कभी हो जाता है कि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से या फिर फिजिशियन ना ध्यान दे पाए तो कभी कभी होता है कुछ चेंजेस हो जाते हैं दवा में। तो ये एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चीज़ को एक बार और कंफर्म कर लें फिजिशियन से, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट, अगर कोई भी डाउट है द फार्मासिस्ट शुड कंसल्ट विद अदर फार्मासिस्ट और फिजिशियन। तो अगर कोई भी डाउट लगता है तो जो फार्मासिस्ट है या तो उसे सेम डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से या किसी अदर जो फार्मासिस्ट और भी बैठे हैं उनसे या फिर किसी फिजिशियन से कंसल्ट करें, ठीक है। उसको पूछें कि क्या ये चीज़ यही लिखी हुई है या फिर अगर कोई चेंजमेंट करने हैं जो बताएंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग कर देना है। ओके। थर्ड है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स। बिफोर कंपाउंडिंग अ प्रिस्क्रिप्शन ऑल द मटेरियल्स शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम सेल्स एंड केप्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द बैलेंस। क्या करना है? कलेक्ट करना है। अब जो भी हमें मेडिकेशन डॉक्टर ने लिखी है वो हमें पेशेंट को देनी है। तो अब हम क्या करना है, प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जितना भी मटेरियल लगना है, ठीक है, जो भी मेडिकेशन हमें बनानी है जितना भी मटेरियल हमें लगना है उसको हम कलेक्ट करेंगे। जो सेल्फ होते हैं, ठीक है, अलग अलग खाने पे रखे हुए होंगे, उनको हमें उस ड्रग को वहाँ से उठाना है, उस मटेरियल को, इंग्रेडिएंट को वहाँ से उठाना है। और जो भी बैलेंस होता है, ठीक है, तराजू जो होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे उसको रख देना है उस मटेरियल को। देन क्या करना है, आफ्टर मीजरिंग ईच मटेरियल शुड बी केप्ट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस। और जब मीजर करने के बाद जितना भी मटेरियल है, ठीक है, उसको बैलेंस के राइट हैंड साइड पे रखना है। While compounding, the label of every stock bottle should be read at least 3 times in order to avoid any error। जब हमारी ड्रग क्या की जाए, जब उसमें जैसे हम लेबलिंग करते हैं ना, मान लीजिए कोई कंटेनर हमने उसमें ड्रग को फिल करा, तो जो भी हम लेबलिंग करेंगे बॉटल में उसको हमें एटलीस्ट 3 बार पढ़ना है कि कोई भी एरर तो ना हो जाए, ठीक है, कोई भी गलती ना हो। इसलिए हम एटलीस्ट उसको 3 बार तो चेक करेंगे ही, ठीक है, कि जो भी हमने बॉटल में इंस्ट्रक्शंस जो भी हमने चीज़ें लिखी है वो सही है या नहीं है, ठीक।
व्हेन टेकन फ्रॉम द सेल्फ और ड्रायर, हम 3 बार कब चेक करेंगे जी, जब हम उसे सेल्फ या ड्रॉर से उठाएंगे। सेकंड, व्हेन द कंटेंट्स रिमूव्ड फ्रॉम वेइंग एंड मीजरिंग, जब वेइंग और मीजरिंग सब कुछ हो जाए, कंटेंट हट जाए, तब हम चेक करेंगे। व्हेन द कंटेनर्स आर रिटर्न्ड बैक टू इट्स प्रॉपर प्लेस। लास्ट है हमारा कंपाउंडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। कंपाउंडिंग शुड बी कैरीड आउट इन अ नीट प्लेस, जो भी हमारी ड्रग कंपाउंड की जा रही है, बनाई जा रही है, तैयार की जा रही है, एक वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन प्लेस पे होना चाहिए, ताकि कोई भी हार्मफुल या फॉरेन सब्सटेंस हमारे उस पर इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, उसमें मिक्स ना हो। ऑल द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड शुड बी क्लीन एंड ड्राइड, जिस भी इक्विपमेंट्स का हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक वेइंग, बैलेंस या फिर जो भी हमारे टेस्टिव इक्विपमेंट्स का हम यूज़ करेंगे, वो सभी क्लीन होने चाहिए और ड्राई होने चाहिए, ठीक है, उसमें गीला नहीं होना चाहिए। The preparation should be prepared according to the direction of prescribers as per pharmacopoeia or formulary method. हमारी जो इंडियन फार्माकोपिया है उसके अकॉर्डिंग, उसकी डायरेक्शन पे जो प्रिस्क्राइबर है वो प्रिपरेशन को तैयार करेगा, ठीक है। हमारी फार्माकोपिया में जो भी ड्रग के इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ जिस तरीके से लिखी होती है, उसी अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन को तैयार करना है। कंपाउंडेड प्रिपरेशन शुड बी फिल्ड इन अ सुटेबल कंटेनर, जो प्रिपरेशन तैयार की गई है, कंपाउंड की गई है, उसको हम एक सुटेबल कंटेनर में, एक सही से कांच की शीशी में या फिर ऐसे कंटेनर में भरेंगे जो कि नीट एंड क्लीन हो और उसमें कोई भी उसका मीन्स उस ड्रग का उस चीज़ से कोई भी इंटरफेरेंस ना हो पाए। वो ड्रग कैसी है, क्या वो सनलाइट से प्रॉब्लम हो सकती है उसको, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर सुटेबल कंटेनर में फिल करेंगे ड्रग को। प्रॉपर लेबल द कंटेनर, और जो भी कंटेनर हमने जिसमें भी ड्रग को रखा उसको हम प्रॉपर लेबल कर देंगे, ठीक है। प्रॉपर उसमें इंस्ट्रक्शंस, उसमें इंग्रेडिएंट्स, उसमें स्ट्रेंथ जो भी है, क्वांटिटी है, वो सभी चीज़ें हम प्रॉपर वहाँ पे मेंशन करेंगे उस कंटेनर के ऊपर, ओके। अब लास्ट है हमारा एरर्स इन प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन में क्या क्या एरर हो सकते हैं। जब एक प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ एरर तो हो ही सकते हैं, कभी कभी होता है, सबसे गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें चेक करना है कि क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, या फिर कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है पढ़ने में, कभी कभी कुछ ड्रग्स के नेम एक जैसे साउंड करते हैं, एक जैसे लगते हैं, तो वहाँ भी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो कौन कौन से प्रेस्क्रिप्शन में एरर हो सकते हैं वो हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट है हमारा एब्रीविएशन, सेकंड नेम ऑफ द ड्रग, स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन, डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब, कम्युनिकेशन फेलियर, डोज, इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेशेंट एंड इनकम्पैटिबिलिटीज। फर्स्ट है एब्रीविएशंस। Abbreviated terms are used by the prescriber which leads to major error during interpretation by pharmacist. हम प्रेस्क्रिप्शन में कुछ एब्रीविएटेड टर्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा, ठीक है, कुछ लैटिन वर्ड्स या एब्रीविएशंस का यूज़ करते हैं प्रेस्क्रिप्शन में, ठीक है, प्रिस्क्राइबर के द्वारा। तो वो एक मेजर कॉज हो सकता है एरर का, जब फार्मासिस्ट उसे इंटरप्रेट कर रहे होंगे, मीन्स उसे चेक कर रहे होंगे, ठीक है। लाइक अगर कोई भी ड्रग है, उसमें हमने उसका फॉर्मूला है, मान लीजिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने मेथोट्रेक्सेट लिखा हुआ है, इसको हमने MTX करके लिख दिया, एब्रीविएटेड, टाइम को बचाने के लिए हमने सिर्फ यहाँ पर MTX लिख दिया, ओके, यहाँ पर एब्रीविएशन के तौर पे लिख दिया। तो कभी कभी क्या होता है, एक बार अगर कन्फ्यूजन है तो हमें फिजिशियन से ये चीज़ सलाह ले लेनी चाहिए, ठीक है, एक बार पूछ लेना चाहिए। MTX में मान लीजिए हमें वहाँ पे देनी है मेथोट्रेक्सेट, और वहाँ कभी कभी नहीं ध्यान देते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, या फिर कभी कभी नहीं याद रहता है, तो वहाँ पे फार्मासिस्ट कौन सी ड्रग देते हैं, कभी मिटॉक्सेंट्रोन दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ड्रग का चेंजमेंट हो जाता है, मेडिकेशन का चेंजमेंट होता है, जिससे एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एब्रीविएटेड जो टर्म्स हैं उनका यूज़ हम उतना ही करें जितना कि कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें, जितना कि एरर ना कॉज करें, ठीक है, हमें बहुत ध्यान देना है वहाँ पर। नेम ऑफ द ड्रग, देयर आर सर्टेन ड्रग्स स्पेशली ब्रांड नेम्स आइदर लुक और साउंड लाइक। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो देखने में एक जैसी लगती हैं या फिर उनके नेम एक जैसे लगते हैं, एंड इट मे कॉज डेंजर टू द पेशेंट। कभी कभी हमें मान लीजिए एंटासिड लेनी और हमने वहाँ पर BP की दवा दे दी, क्यों? क्योंकि वो देखने में एक जैसी लग रही थी, उनका साउंड एक जैसा लग रहा था, नहीं ध्यान दे पाए और क्या हो गया, वहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई। लाइक एग्जाम्पल है डिजॉक्सिन, ठीक है, और डिजिटॉक्सिन, इनमें कितना मैच है, ठीक है। ये सुनने में थोड़ा सा क्या लग रहा है,
सेम लग रहा है, या फिर इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। मान लीजिए हमने ड्रग लिखा डिजॉक्सिन और थोड़ा सा कन्फ्यूजन, क्योंकि हैंड राइटिंग भी ऐसी होती है ना डॉक्टर की, कि कभी कभी नहीं समझ में आता और वहाँ पे डिजॉक्सिन की जगह डिजिटॉक्सिन दे दी जाती है। एफेड्रिन ड्रग की जगह एपिनेफ्रिन दे दी जाती है, क्योंकि देखने पे और सुनने पे एक जैसी लग रही है। प्रेडनिसोन की जगह प्रेडनिसोलोन दे दी जाती है, ओके, या प्रेडनिसोलोन की जगह प्रेडनिसोन। तो इस तरह की जो कुछ कन्फ्यूजन है इसको दूर कर सकते हैं हम लोग कैसे, एक बार दोबारा से कंसल्ट करके, ओके, या फिर जो भी हमारे पेशेंट है उसकी एक बार हम डिजीज़ को और पूछ सकते हैं वहाँ पर, ठीक। तो इस तरह से हम इस चीज़ को, एरर को दूर कर सकते हैं। थर्ड है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन की स्ट्रेंथ क्वांटिटी जो लिखी होती है, ठीक है। ड्रग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट इन वेरियस स्ट्रेंथ। बहुत सारी ड्रग्स है, लाइक पीसीएम है मान लीजिए, तो वो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, ठीक है। 600 mg भी है, 500 mg भी है, 250 mg भी है, ठीक है। तो इस तरह करके अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग स्ट्रेंथ में हमारी ड्रग्स अवेलेबल है मार्केट में। स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन शुड बी स्टेटेड बाय प्रिस्क्राइबर। जो भी प्रिपरेशन की स्ट्रेंथ है वो प्रिस्क्राइबर के द्वारा स्टेट होनी चाहिए, मीन्स मेंशन होनी चाहिए। मान लीजिए कोई भी डॉक्टर है, उन्होंने पेशेंट की जब हिस्ट्री ली, जब उनसे पूछा कि क्या आपको दिक्कत है, अगर उसको फीवर ज़्यादा तेज है या फिर उसकी एज ज़्यादा है, ठीक है, और उन्होंने वहाँ पर 500 mg नहीं मेंशन किया कि इनको, मान लीजिए वहाँ पे जो भी प्रेस्क्रिप्शन लिखा वहाँ पे पीसीएम करके लिख दिया ड्रग को, और वहाँ पे उन्होंने स्ट्रेंथ मेंशन नहीं करी कि कितने एमजी हमको देनी है ड्रग, और कभी कभी उस पेशेंट को सिर्फ 500 एमजी ड्रग की ज़रूरत है और आपने 650 एमजी दे दी उस ड्रग को, तो वो चीज़ क्या हो सकता है, एक डेंजर कॉज कर सकता है, ठीक है, डेंजरस हो सकता है पेशेंट के लिए। तो वहाँ पे प्रिस्क्राइबर जो भी हैं उन्हें स्ट्रेंथ, ड्रग की स्ट्रेंथ को या फिर क्वांटिटी को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक पैरासीटामोल टैबलेट 500 mg शुड नॉट बी डिस्पेंस्ड व्हेन नो स्ट्रेंथ इज मेंशनड इन द प्रिस्क्रिप्शन। हमें जो पैरासीटामोल है उसको, हमें टेबलेट को ऐसे डिस्पेंस नहीं करना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए जब तक उस प्रिस्क्रिप्शन में स्ट्रेंथ मेंशन ना हो, ओके। अब है हमारा फोर्थ, डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग प्रेस्क्राइब्ड। बहुत सारी हमारी मार्केट में अलग अलग डोजेस फॉर्म आती हैं एक ही टेबलेट की। लाइक पीसीएम है, पैरासीटामोल की टेबलेट भी आती है, कैप्सूल भी आती है, ठीक है, सिरप भी आती है, ठीक, इंजेक्शन भी आती है। हमें कौन सा डोजेस फॉर्म उन्हें देना है पेशेंट को, उस अकॉर्डिंग हम वो चीज़ भी मेंशन करेंगे। मैनी ड्रग्स आर अवेलेबल इन मोर देन वन डोजेस फॉर्म। बहुत सारी ड्रग्स हैं जो एक से ज़्यादा डोजेस फॉर्म में अवेलेबल है, लाइक लिक्विड, टेबलेट, इंजेक्शन, सपोजिटरी। द फार्मास्यूटिकल फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी मेंशनड इन द प्रेस्क्रिप्शन टू अवॉइड एम्बिग्यूटी, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्म, प्रोडक्ट का जो भी फार्मास्यूटिकल फॉर्म है, डोजेस फॉर्म है, वो मेंशन करना इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी डाउट या कंफ्यूजन ना रहे और कोई दिक्कत ना हो। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका डोजेस फॉर्म मेंशन करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है हमारा कम्युनिकेशन फेलियर। देखो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम सही से किसी भी अपने कस्टमर से, पेशेंट से बात नहीं कर रहे हैं तो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी ख़राब होने लगेंगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज़ की इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। पेशेंट से बात करना, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स इलिजिबल हैंड राइटिंग, इनकम्प्लीट प्रेस्क्राइबिंग ऑर्डर मे कॉज प्रॉब्लम। बहुत बार होता है कि डॉक्टर की हैंड राइटिंग ऐसी है कि कोई समझ नहीं पा रहा है। इनकम्प्लीट प्रेस्क्राइबिंग ऑर्डर है, जो भी प्रेस्क्रिप्शन में प्रेस्क्राइब कर रखा है वो इनकम्प्लीट है, प्रॉपर उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन में नोट नहीं करा है, ना उन्होंने डोजेस फॉर्म मेंशन किया है, ना उन्होंने स्ट्रेंथ मेंशन की है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कॉज कर सकती है। मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसकी साइड में हिस्ट्री नहीं लिखी है, ये नहीं लिखा है कि कौन सी उन्हें डिजीज़ है, क्या प्रॉब्लम है, तो इस तरह पे क्या हो सकता है, पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। अब है हमारा डोज। इफ अनयूजुअली हाई और लो डोज इज मेंशनड इन द प्रेस्क्रिप्शन देन इट मे बी कंसल्टेड विद द प्रेस्क्राइबर। कभी कभी होता है कुछ कन्फ्यूजन हो जाने की वजह से, मान लीजिए बहुत बार जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कोई भी हॉस्पिटल हम कह सकते हैं, उनमें कन्फ्यूजन हो जाती है। बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से, लगातार पेशेंट के आने जाने की वजह से, इंसान ही है, देखो डॉक्टर भी, गलती हो सकती है कभी कभी। तो वहाँ पे क्या होता है, जल्दी जल्दी में वो हाई या लो प्रेस्क्रिप्शन या ना ध्यान देने की वजह से प्रेस्क्रिप्शन में जो डोज है वो हाई या लो हो जाता है। ऐसा बहुत रेयर होता है, ठीक है, बहुत ऐसा रेयर कंडीशन है जहाँ पे ये कन्फ्यूजन होती हैं। देन इट मस्ट बी कंसल्टेड विद द प्रेस्क्राइबर। तो जैसे जब वो प्रेस्क्रिप्शन कहाँ जाता है, फार्मासिस्ट के पास ले जाते हैं पेशेंट, तो ये फार्मासिस्ट का काम है कि उसको दोबारा से रीड और चेक करे, ठीक है, जो भी प्रेस्क्रिप्शन दिया गया है। और अगर उसे ये क्योंकि उन्हें भी नॉलेज होती है, अच्छी नॉलेज होती है हमारे
ड्रग के बारे में, ठीक है। तो वो ये देखेंगे कि क्या इस डोज को हमें हाई करना है या लो करना है, तो एक बार उन्हें प्रेस्क्राइबर से कंसल्ट कर लेना चाहिए अगर हाई या फिर लो डोज है लिखा हुआ है प्रेस्क्रिप्शन में, ठीक है। अ प्रेस्क्रिप्शन फॉर सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन टू बी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर एवरी 4 आवर्स शुड थ्रूली चेक्स बिकॉज सच डोजेस फॉर्म आर यूजुअली एडमिनिस्टर्ड ओनली 2 और 3 टाइम्स अ डे। जो हमारी सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन होती हैं, ठीक है, अगर ये प्रेस्क्रिप्शन में लिखी, सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन कौन सी होती हैं, जो मान लीजिए आपने कोई भी ड्रग दी तो उसका धीरे धीरे इफेक्ट होता है, ओके। और मान लीजिए वो ऐसी ड्रग्स को हमने प्रेस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब कर रखी है, ठीक है, फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब कर रखी है कि इसको आपको हर 4 घंटे पे ये ड्रग को इनटेक करना है। तो जब ये फार्मासिस्ट देखेगा तो उसको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को, क्योंकि ऐसी डोजेस फॉर्म ज़्यादातर हम दिन में 2 बार ही ले सकते हैं, 2 या 3 बार ले सकते हैं, हर 4 घंटे पे तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, ओके। अब है इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेशेंट। पेशेंट को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं इसका भी बहुत ख्याल रखना चाहिए हमें, है ना। समटाइम्स प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रिस्क्रिप्शन, लाइक हाउ मच ड्रग टू टेक, हाउ टू टेक इट, टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रिक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी चीज़ें कि ड्रग को कब लेना है, कैसे लेना है, ठीक है, टाइमिंग क्या होनी चाहिए मेडिसिन को लेने की, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए मेडिसिन को लेने, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस कभी कभी प्रेस्क्रिप्शन जो फॉर्म ऑर्डर है, ये प्रेस्क्रिप्शन का फॉर्मेट है, उसमें नहीं लिखे होते हैं। तो सो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन शुड क्लियरली गिवन इन द प्रेस्क्रिप्शन टू अवॉइड कन्फ्यूजन। पेशेंट को कोई कन्फ्यूजन ना हो, मान लो वो ड्रग्स उसमें अगर टाइमिंग नहीं लिखी, उसने कभी भी ले लिया ड्रग को, ठीक है, मेडिसिन को, तो उसका उसे इफेक्ट ही नहीं हो रहा है या फिर उसका कोई साइड इफेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी पेशेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देने हैं उसको मस्ट है कि आप प्रेस्क्रिप्शन में लिखेंगे, ओके। लास्ट है इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, कभी कभी कुछ ड्रग्स होती हैं जो फूड के साथ इंटरफेयर कर रही हैं या फिर दूसरी ड्रग के साथ इंटरफेयर कर रही हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो भी हम ड्रग दे रहे हैं उसका क्या, किसी जो भी हम दो ड्रग दे रहे हैं तो क्या वो इनकम्पैटिबल तो नहीं, एक दूसरे से ऐसा तो नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ आने पर वो कोई साइड इफेक्ट कॉज कर देंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक दैट देयर आर नो फार्मास्यूटिकल और थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज in the prescription because such interaction will produce harm to the patient। हमें इस चीज़ को चेक करना इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या जो भी हम ड्रग दे रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई भी ड्रग दी जैसे टेट्रासाइक्लिन दी, तो ये चीज़ मेंशन करना जरूरी है, वहाँ पर इंस्ट्रक्शन देना पेशेंट को जरूरी है कि ऐसी ड्रग को आप दूसरी एंटासिड लाइक हम टेट्रासाइक्लिन और एंटासिड कभी साथ में नहीं देंगे, ठीक है। ये चीज़ हमें कभी भी अपने प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखनी है। तो इस तरह की जो इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है, मिल्क के साथ नहीं लेना है, एंटासिड के साथ टेट्रासाइक्लिन नहीं लेना है, इस चीज़ को कि एक दूसरे से इंटरफेयर करके उस चीज़ का ड्रग का इफेक्ट ना मिले या फिर उसका कोई साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये पेशेंट को बहुत हार्म कॉज कर सकता है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को ध्यान दें, प्रिस्क्रिप्शन बनाने से पहले हम सारी चीज़ों को प्रॉपर ध्यान दें। तो ये है पूरा प्रेस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है, उसके एरर कॉज और सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे बी फार्म का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हमने एक एक टॉपिक को, ठीक है, एक एक हेडिंग को बहुत क्लियरली कवर करा है, ठीक है। आप लोग पार्ट फर्स्ट भी देख लेना क्योंकि उसमें हमने 2 पार्ट वहाँ पे कंप्लीट किए हैं, जो कि है पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन और प्रेस्क्रिप्शन की नॉर्मल सी डेफिनीशन उसके बारे में, और यहाँ पर एरर्स और हैंडलिंग, ठीक है। ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपका प्रेस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार 7 मार्क्स में 10 मार्क्स में पूरा क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।